guys, welcome to Study with Bhala. So we are starting with a part 2 of unit 3 of sales and distribution management, and the topic for today is sales force motivation. So let's begin. So the first page over here is about sales territories. क्या होता है sales territories? ठीक है, आपको वर्ड से समझ आ रहा होगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात हो रही है जहाँ पे हमें काम दिया जाएगा सेल्स करने के लिए. ठीक है, आप करेक्ट हैं. ठीक है, आप डेफिनेशन की तरफ जाते हैं. इट रिफर्स टू द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, customer segments or industries assigned to individual sales people or teams to focus their sales efforts. सिंपली एक पर्टिकुलर आपको टेरिटरी गिवन है, वहाँ पे आपको फोकस करना है, अपना वर्क करना है, आपको अपनी सेल्स कंप्लीट करनी है. ठीक है, a well defined sales territory system ensures that sales representative REPS का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव. ओके, मेक श्योर पूरी पीपीटी में ऐसे ही लिखा होगा. कवर ऑल द पोटेंशियल मार्केट एफिशिएंसी, avoid overlapping efforts, optimize customer interactions. So are you getting it? यहाँ पे properly आप work करते हो. Why? To avoid overlapping efforts and optimize customer interaction. कि आपको properly एक एक segment दिया जाएगा, उस segment में आपके जो customers हैं आपको उन पे focus करना होगा. ठीक है, टेरिटरी के अकॉर्डिंग. ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि एक ही कस्टमर को बार बार लोग कॉल कर रहे हैं या बार बार कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा ओवरलैपिंग नहीं होगा. इसको इसलिए हम लोग सेल टेरिटरीज में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, कि प्रॉपरली सेल्स हो पाए. इंपॉर्टेंस क्या होता है इसका? फर्स्टली इट्स इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी. जाहिर सी बात है, सारा काम आपका टाइम से होगा, टाइमली होगा. रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स. सिंपल बात है, एक टेरिटरी 1, एक टेरिटरी 2, एक टेरिटरी 3 है. ठीक है, मान लो ये टेरिटरीज है हमारी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका काम जो है वो करेगा ना, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने की कोई चांसेस नहीं है. ठीक है, जिसका काम ये है ये कर रहा है, ये कर रहा है और ये कर रहा है. ओके, सो देयर आर नो चांसेस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट एज सच. ओके, देन बेटर कस्टमर कवरेज. ऑब्वियसली लाइक दे ऑल आर वर्किंग इन देयर पर्टिकुलर सेगमेंट्स एंड इन देयर पर्टिकुलर टेरिटरीज. Enhance accountability. Okay, so these are the following 4 importances. Okay, so now we come over the next page, that is the types of sale territory. So this is really important. This will definitely come for 5 marks. Okay, it's really important. Okay, ये तो पक्का आएगा आपके पेपर है. अगर आपका 10 मार्क्स में आया, मेक श्योर कि आप टाइप्स तो लिखो, साथ में आप उसकी डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस लिखो, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा. ओके, सो geographic structure. This traditional model is based on physical locations with the representative assigned to specific regions. It's suitable for companies with customer spread across various areas. सिंपल बात है, ये एक तरीके से फिजिकल लोकेशंस में होता है जियोग्राफिक स्ट्रक्चर. ठीक है, स्पेसिफिक एरियाज में इनको पर्टिकुलर कस्टमर्स असाइन किए जाते हैं, उनको अपना वर्क कंप्लीट करना होगा. सो दिस इज नोन एज जियोग्राफिक स्ट्रक्चर. नाउ वी कम अपॉन मार्केट बेस्ड स्ट्रक्चर. Territories are defined by customer type or market segment such as the small business, गवर्नमेंट एजेंसीज और स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज. ठीक है, ये एक तरीके से मार्केट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है. किस टाइप की इंडस्ट्रीज पे हमें फोकस करना है? छोटी इंडस्ट्रीज से मीन छोटे जो कंपनीज होती है उन पे वर्क कर रहा है, गवर्नमेंट वालों पे वर्क करना है. ठीक है, दूसरा आता है आपका स्पेसिफिक इंडस्ट्री, जैसे कि आपकी कुछ स्पेसिफिक हो गई, हेयर की इंडस्ट्रीज हो गई, शैम्पू की इंडस्ट्रीज हो गई. सो किस मार्केट पे हमें, क्योंकि हमारा जो कस्टमर होगा, ठीक है, अगर आप मान लो आप फीमेल्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हो, ठीक है, सो यू हैव टू फोकस ऑन सम ऑफ द लाइक मेकअप ब्रांड्स. तो जैसे आप मेकअप इंडस्ट्रीज पे फोकस करोगे, सो यहाँ पे आता है मार्केट बेस्ड. तो डिफरेंट मार्केट्स होते हैं. ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री टेरिटरीज आर ऑर्गेनाइज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइन, where the sale representative focus on selling certain products within the same area to the same customer segment. सिंपल बात है, जो कस्टमर्स इंटरेस्टेड हैं उस टाइप का प्रोडक्ट लेने में उस पर्टिकुलर जगह से, तो वहां पे प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर लगाते कि वो एरिया ये प्रोडक्ट सेल करेगा उनके पर्टिकुलर कस्टमर्स को. ठीक है, क्योंकि अगर वही प्रोडक्ट वो कहीं और बेचेंगे, मे बी द कस्टमर्स गो विद द ऑल्टरनेटिव्स. ओके, तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट ना बिके और ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट बिके. सो इट्स बेटर, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं. ठीक है, नाउ वी कम अपॉन द हाइब्रिड स्ट्रक्चर. सम ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ जियोग्राफिक, मार्केट एंड प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर टू बेटर अलाइन विद द टेरिटरीज विद बोथ प्रोडक्ट ऑफरिंग्स एंड द प्रोडक्ट नीड्स. इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे, ठीक है, आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर. ठीक है, आप जियोग्राफिक भी वर्क कर रहे हो, मार्केट बेस्ड भी कर रहे हो, प्रोडक्ट बेस्ड भी कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि आपका सारा कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट्स होता है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर. ठीक है, so now we come on the next topic, that is the factors that which will be affecting the sales territories. First is market potential. ठीक है, obviously market सबसे ज़्यादा important है. कैसे? Territories should be assigned based on the market potential within each area or the segment to ensure a balanced workload
एंड अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बैलेंस वर्कलोड होता है ना, जैसे कि आपका क्या होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बिकने हैं तो वो एक पर्टिकुलर मार्केट हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव स्किल्स पे भी ऑल्सो डिपेंड करती है। असाइनिंग रिप्रेजेंटेटिव टू टेरिटरीज दैट मैच देयर स्किल्स, experience and strength help improve performance. For example, more experienced representative may handle large or more complex documents. सिंपल बात है, जैसे आपकी समझ लो आपकी 4 या 3 टेरिटरीज है, ठीक है। सबका एक एक रिप्रेजेंटेटिव असाइन है, ठीक है। सो ये आपकी टेरिटरी 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सो इसमें जो सबसे बेस्ट स्किल में होंगे उस पर वो वर्क करेंगे, ठीक है। एंड इवन दो सबसे ज़्यादा जो बड़ी इंडस्ट्री जो कॉम्प्लेक्स होती हैं उनको ये अगर हैंडल करेंगे तो बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द कॉम्पिटिशन। द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप शुड बी कंसीडर्ड असाइनिंग more resources to areas with fierce competition to ensure strong presence. सिंपल बात है, अच्छा आपका कॉम्पिटिशन होगा तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मिलती है, ठीक है। नाउ वी कम अपॉन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कस्टमर डेंसिटी. टेरिटरी शुड बी डिफाइंड टू अकाउंट फॉर कस्टमर कंसंट्रेशन. Densely populated areas may need more representative while sparse region can handle by fewer. सिंपल बात है, अगर सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हो गए, ठीक है, जैसे इंडिया है, आप इंडिया में कोई प्रोडक्ट सेल करने आओगे, ठीक है, अगर कोई बाहर से आएगा चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, कि आप प्रोडक्ट बेच लो. सेकंड, आपको यहाँ पे बहुत सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत होगी, बिकॉज आप भी जानते हो इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज मतलब डिफरेंट सिटीज़ हैं, इसमें कितनी ढेर सारी सिटीज़ हैं. सो वहाँ के हिसाब से अगर आप डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव लोगे तो आपको बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत है. और यही सेम अगर आप किसी छोटी सी जगह में चले गए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फ्यू रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत है. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू सेल्स कोटा. सो व्हाट इज सेल्स कोटा? आपको वर्ड से समझ आ रहा होगा, सेल्स कोटा मेरा इतना कोटा है, मुझे इतना कंप्लीट करना है. तो ये एक तरीके से टारगेट और जो गोल आपको मिलता है वो होता है, ठीक है. अब हम लोग उसको डिटेल में पढ़ते हैं. अ सेल्स कोटा इज अ स्पेसिफिक सेल्स गोल और द टारगेट असाइन टू द सेल्स पर्सन टीम और द रीजन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, वेट भी मंथली, क्वार्टरली और एनुअली, ठीक है. सो सेल्स कोटाज होता है क्या, एक पर्टिकुलर टारगेट दिया जाता है कस्टमर को, एक सेल्स पर्सन को, कि आपको इतना टारगेट अचीव करना है, ठीक है. जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ कि हर कंपनी में आपको टारगेट्स मिलता है, ठीक है, चाहे वो मंथली बेस पे हो, जहाँ मैंने वर्क किया था वहाँ मुझे मंथली बेस पे मिलता था. तो वहाँ पे मैंने 5 का टारगेट मिलता था, तो नेक्स्ट मंथ बढ़ जाता था, 6 का हो जाता था, देन नेक्स्ट मंथ 7 का हो जाता था. बिकॉज आप हर मंथ एक तरीके से वो एक्सपेक्ट करते थे कि आपको एक्सपीरियंस आ गया है 1 मंथ का, तो आपका टारगेट बढ़ा देते थे वो. सो छोड़ो उसकी क्या बात करनी. सो सेल्स कोटा में यही होता है कि आपको एक टारगेट मिलेगा, वो आपको अचीव करना है, ठीक है. सो कोटाज आर critical for directing sales efforts, measuring performance and motivating the sales team to meet the organization revenue and the growth objective. इन शॉर्ट ये सब क्यों होता है, ये सेल कोटास क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज जो भी कंपनी की ऑब्जेक्टिव है, जितनी सेल्स करानी है कंपनी की, वो सब हमारे ऊपर ही तो है. अगर हम लोग अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाएंगे तो हम लोग कंपनी का इन शॉर्ट हम लोग नहीं अचीव कर पा रहे, कंपनी लॉस में जाएगी अगर बाकी लोग नहीं अचीव कर पा रहे मेरी तरह. तो इट्स बेटर कि मेक श्योर कि आप उतना टारगेट लो जितना आप अचीव कर पाओ. ऐसा नहीं होता है, टारगेट अपने हिसाब से तो नहीं मिलता, बट एक तरीके से आपको एक लीवरेज मिलती है कि आप स्टार्टिंग में बता सकते हो कि इतना मैं टारगेट तो अचीव कर लूँगा, ठीक है. पर्पस क्या होता है? पहली बात मोटिवेशन आता है लोगों में, ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स कोटा, मोटिवेशन आता है कि हाँ अच्छा मुझे इतना टारगेट करूंगी. अच्छा ये भी होता है अगर आपका 5 का टारगेट है, अगर आपने 5 कर लिया ठीक है, देन नो इंसेंटिव्स, ठीक है, क्योंकि आपको सैलरी तो मिल ही रही है. देन अगर आपका 5 था, आपने कर लिया 6 अचीव, तो आपको 1K का इंसेंटिव मिल गया, मान लो. ऐसा इतना मिलता नहीं है. अगर आपने 7 अचीव कर लिया, आउट ऑफ 5 यू अचीव 7, मे बी यू गेट 2K. एक तरीके से मोटिवेशन आता है ना कि मुझे थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिलेगी, जितनी मेरी सैलरी उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा. इंसेंटिव्स पे वर्क करते हैं. परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ऑब्वियसली आप अब सेल्स कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस यहीं पे मेजर की जाएगी, क्या आप प्रॉपरली काम कर रहे हो. सेल्स प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग. सो प्रॉपरली प्लानिंग और फोरकास्टिंग आपको करनी है, ठीक है, कि भाई कैसे मैं स्टार्टिंग के 10 डेज को अपना ज़्यादा प्रोडक्टिव बना के अपना आधा टारगेट पूरा कर लूँ, ठीक है. क्योंकि देखिए क्या होता है, मंथ में 30 डेज हैं, ठीक है, उसमें से मान लो आपको 25 डेज ऑफिस आना है, ठीक है, वही सैटरडे संडे हटा लो, तो 25 डेज आपको ऑफिस आना है, ठीक है. सो उसमें भी अगर आप स्टार्टिंग के अगर आपने 10 दिन वर्क कर लिया, ठीक है, और आपके बचे 15 दिन,
तो मेक श्योर कि आप 10 डेज में अपना 5 के टारगेट में 3 का टारगेट कम से कम अचीव कर लो। कम से कम आपका हाफ टारगेट तो अचीव्ड है, तो फिर आपके 15 डेज में 2 तो आराम से अचीव हो जाएंगे अगर आपका 5 का टारगेट है, एंड आप ओवर अचीव भी कर सकते हो। तो ये प्रॉपर सेल्स प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। देन रिसोर्स एलोकेशन, मेक श्योर आप प्रॉपरली सारे रिसोर्सेज को यूज़ करो, कोल्ड कॉलिंग करो, ईमेल मार्केटिंग करो, जो भी करके आप अपना सेल्स कंप्लीट करो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। सो नाउ वी मूव फर्दर, दैट इज द टाइप्स ऑफ sales types of quotas, that is types of sales quotas. Okay, I forgot to write the sales over here, ठीक है। तो पहला आता है आपका रेवेन्यू कोटा। वर्ड से समझ आ रहा होगा, रेवेन्यू की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर मंथ में आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करना है अपनी सेल से, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू कोटा। आप डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल्स कोटास, दिस सेट्स ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सेल्स पर्सन और द टीम मस्ट जनरेट इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अचीव 50,000 इन सेल्स दिस क्वार्टर, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वार्टर वाइज है, ठीक है, आप चाहो तो उसको मंथली वाइज भी ले सकते हो, ठीक है। आपकी मंथ में जैसे आपने अगर 5 का टारगेट था, ठीक है, एंड सारे टीम मेंबर्स ने 5 का टारगेट किया, 4 मेंबर्स आते हैं, 20 का टारगेट हुआ, एंड सारे प्रोडक्ट्स 1000 के थे, तो 20K का आपका सेल हुआ, ठीक है, एक ग्रुप ने किया, ठीक है, एंड 20K वॉज लाइक द सेल्स इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, इन दिस पर्टिकुलर मंथ बाय दिस पर्टिकुलर टीम। तो ये होता है रेवेन्यू। यहाँ पे आपसे कोई नहीं पूछेगा कितने प्रोडक्ट बेचे तुमने, कितना टाइम लगाया, कितने टारगेट अचीव किए, नहीं, यहाँ पे कितना पैसा आपने कमाया, कितना रेवेन्यू मिला। वॉल्यूम कोटा, अब यहाँ पे बात हो रही है कितने प्रोडक्ट आपने सेल किए, ठीक है। दिस कोटा फोकसेस ऑन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज सोल्ड रिगार्डलेस ऑफ द रेवेन्यू दे जनरेटेड। रेवेन्यू से यहाँ कोई मतलब नहीं है प्रोडक्ट कितने बेचे। आपके पास 5 प्रोडक्ट थे, क्या आपने 5 प्रोडक्ट बेचे? ओके, देन ग्रेट। ओके, सो यहाँ पे आपकी यूनिट्स मेजर की जाती है, नंबर्स, ठीक है। प्रॉफिट बेस्ड क्या होता है, क्या ऑब्वियसली प्रॉफिट की बात होगी। इट फोकसिंग सोली ऑन द रेवेन्यू ऑफ द सेल्स वॉल्यूम। कोटा एम्फसाइज प्रॉफिट मार्जिन्स और द टोटल सेल्स जनरेटेड फ्रॉम द सेल्स एक्टिविटीज, ठीक है। जनरेट 50,000 इन ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स इन दिस क्वार्टर। इतना आपने जनरेट किया, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर बताया था 20,000 वॉज लाइक द रेवेन्यू जनरेटेड, तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट था वो पूछ रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ वी कम ऑन द एक्टिविटी कोटा। अब इसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ कोटा ट्रैक्स द सेल्स एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू जनरेट द सेल्स सच एज द नंबर ऑफ द कॉल्स मेड, क्लाइंट मीटिंग्स कंडक्टेड और द प्रोडक्ट डेमोज डिलीवर्ड। एग्जाम्पल, कंप्लीट 50 सेल्स कॉल्स एंड 20 कस्टमर रिप्रेजेंटेशन पर मंथ, ठीक है। समझ रहे हो एक्टिविटी, आप कैसे चीज़ें अचीव कर रहे हो, आप कैसे वर्क कर, क्योंकि जैसे एक पर्टिकुलर वर्क मीन्स अगर जैसे किसी एमएनसी या नहीं, एमएनसी तो नहीं, एक कोई पर्टिकुलर कोई कंपनी है, ठीक है। सो उनका क्या है कि यू हैव टू टेक 200 कॉल्स इन अ डे, ओके। क्या आपने उतनी कॉल्स ली, क्या, और आपको 5 मीटिंग्स करनी है क्लाइंट्स के साथ, क्या आपने वो किया, उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। ये तो उनका मिनिमम है, बेयर मिनिमम है कि इतना तो आपको अचीव करना है दिन पे, तभी आपकी सेल्स अचीव होंगी, ठीक है। So now we come on the next, that is the combination quota, a combination of different quota types, revenue, volume, activity, profit. In short, adding all these, revenue plus profit, volume plus profit plus activity equals to combination quota. Simple, revenue को जोड़ लिया, volume को जोड़, रेवेन्यू को जोड़ लिया, वॉल्यूम को जोड़ लिया, प्रॉफिट को जोड़ लिया, एक्टिविटी को जोड़ लिया, चारों को ऐड करके जो मिलेगा दैट इज योर कॉम्बिनेशन कोटा, ओके। दिस कोटा प्रोवाइड्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ परफॉर्मेंस गोल्स। एग्जाम्पल, अचीव ₹1 लाख इन रेवेन्यू, सेल 500 यूनिट्स एंड कंडक्ट 30 कस्टमर विजिट्स इन दिस क्वार्टर। सो व्हाट इज दिस, एक तरीके से ये पूरा एक डिटेल दे रहा है ना, मैंने क्या क्या किया, ठीक है, कैसे मैंने रेवेन्यू जनरेट किया, कैसे मैंने कॉल्स किए, कैसे मैंने क्या किया, ठीक है। तो दिस इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन कोटा। एक से ये एक्सपेंस कोटा थोड़ा सा कट हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। सो एक्सपेंस कोटा क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कोटा लिमिट्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कैन स्पेंड ऑन एक्टिविटीज लाइक ट्रैवल, entertainments and customer gifts. Example, keep the total travel expense under $5,000 for the quarter. तो इसका सिंपल मतलब है, जो कंपनीज आपको देती है ना कुछ अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, कि आप इतना आप खर्च कर सकते हो, इतना आप मीन स्पेंड कर सकते हो। अगर आप किसी भी जैसे कंपनीज के लिए आए दिन कोई ना कोई मीटिंग्स होती रहती है, क्लाइंट मीटिंग है, फॉरेन में कोई मीटिंग है, ठीक है। सो उन्होंने 5,000 दे दिया आपको, $5,000। सो इसी में आपको रूम भी लेना है, इसी में आपका 2 दिन का खाना है,
इसी में आपकी फ्लाइट की टिकट्स हो जाएंगी मे बी, तो आप समझ रहे हो ना, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट है, इसी के अंदर आपको सब खर्चा करना है, ठीक है. सो नाउ वी आर मूविंग फर्दर. So now we are going to talk about the sales report. Okay, so what is sales report? A sales report is a comprehensive document that provides an analysis of a company's sales activities, performance and outcomes over a specific period. सिंपल बात है, सेल्स रिपोर्ट क्या होती है, आपको रिपोर्ट का मतलब पता है, जिसमें आपके प्रॉपर डैशबोर्ड्स बने होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं जिसमें आपको बताया जाता है पूरा कि कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, कितनी सेल हुई है, ठीक है. It is used by the sales manager and the leadership team to assess the effectiveness of the sales force, track progress towards sales targets, and inform decision making. Okay, so a well-prepared sales report helps identify trends, measure sales strategies, and provide insights and area of improvements. ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा तो सेल्स रिपोर्ट मैं बता देती हूँ कैसे दिखता है. सेल्स रिपोर्ट एक तरीके से आपके पास ये सारे जैसे, ठीक है, आपकी कितनी सेल्स हो रही है ये आप यहाँ पे क्लियर आउट कर सकते हो, ठीक है. ऐसे मीन्स प्रॉपरली आपके पास एक मेंशन होता है, ठीक है. आपको इफ़ यू वांट आई कैन टेल यू हाउ डू सेल्स रिपोर्ट लुक लाइक. जस्ट अ सेकेंड. सेल्स रिपोर्ट, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ. लाइक इफ यू गो ऑन द इमेजेस हियर, लाइक यू कैन सी, यस, दिस इज हाउ द सेल्स रिपोर्ट्स लुक लाइक. जैसे यहाँ पे आपका प्रॉपर्ली सब कुछ मेंशन है, ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है. यहाँ पे आपका पूरा अमाउंट गिवन है, ठीक है, कितना रेवेन्यू हुआ, ये टोटल इनकम क्या हुई पर आइटम, ठीक है, ये सारे आइटम्स हैं आपके, और ये सारा आपका मीन्स डिटेल्स हैं, ठीक है. सो इससे आपको क्लियर आउट हो सकता है कि हाँ हमने कितनी रेवेन्यू जनरेट की विद इन अ मंथ और ईयरली. ये आपके ऊपर है, आपको कितना लंबा डेटा आपको चाहिए, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन डू. Okay, just a second. Yeah, so I hope it's clear to you how do it look like. So now talking about its key components. ये important है, ठीक है. मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे मेंशन कर दिया just because इसमें कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. You can directly write it by yourself. तो पहला आता है सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, रेवेन्यू सेल्स ग्रोथ, क्वार्टर अटेनमेंट, सेल्स एक्टिविटीज, कन्वर्जन रेट्स, सेल्स बाय टेरिटरी, सेल्स बाय कस्टमर सेगमेंट, सेल्स फोरकास्टिंग. तो ये सारी जितनी भी है ये सारे आपके कंपोनेंट्स हो गए फॉर द सेल्स रिपोर्ट. ये सारी चीज़ें नेसेसरी होती हैं, ठीक है. सो नाउ वी कम अपॉन द नेक्स्ट, दैट इज द बेनिफिट्स. सो बेनिफिट्स क्या होता है? पहला आता है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग. सिंपली यू कैन ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट में, कितना लॉस में. जैसे कि ये रहा आपका, ऐसे अगर आप बनाओ भी तो आपको ऐसे, ये रहा आपका जैन का, ये रहा आपका फेब, ठीक है, ये रहा आपका मार्च, ये रहा आपका अप्रैल एंड ये रहा आपका मई, ठीक है. ये आपके पूरे मंथ्स मैंने लिख दिया जैसे थोड़े बहुत. ये आपकी सेल्स है, ठीक है. ये एक तरीके से मैंने गलत बना दिया, आई एम रियली सॉरी. यहाँ पे आपके सॉरी, ये सब समझ लो आपका आ गया. एक सेकेंड, लेट मी रिमूव इट, वेट. सो अगर यहाँ पे आपका रेवेन्यू मेंशन होगा, ठीक है, जैसे कि ये रहा आपका 1K का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 2K, ओके, then 3K, okay, and here you wrote the like January month, ठीक है, J, then February month, then March, April. So here you have the graph, okay. So इतना आपको जनरेट हुआ, मार्च में आपका इतना हुआ, अप्रैल में इतना सा हुआ. सो हियर इज लाइक 4K, हियर इज 5K. सो आप देख सकते हो ये आपका बनेगा, ठीक है. सो आप ये मान सकते हो कि मार्च मंथ में हमने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया. सो इस तरीके से आपका परफॉर्मेंस ट्रैकिंग हो सकता है, ठीक है. इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, प्रॉपरली आप सारा डिसीजन बताओ कि कैसे आप सेल्स कर रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है, यू कैन टेल योर, यू कैन इवन आस्क योर TLs, योर मैनेजर्स अगर आप कहीं भी फंस रहे हो. देन सेल्स स्ट्रैटेजी वैल्यूएशन, स्ट्रैटेजीज नई लाते रहो. ये नहीं कि पुरानी स्ट्रैटेजीज, पुरानी टेक्नोलॉजीज पे वर्क करो, क्योंकि फिर क्या होता है वो चीज़ें पुरानी हो गई हैं, ठीक है. आजकल नए टाइप के लोग हैं, नए कस्टमर्स का माइंडसेट है, ठीक है. तो हर चीज़ न्यू होनी चाहिए. आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, और भी अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहिए आसपास, ठीक है. Next, accountability. Simple. These were the benefits. This can definitely come for your marks. For this can definitely come for 5 marks. Okay. So moving further. So sales demonstration. ये क्या होता है?
A sales demonstration is like a recorded presentation where a salesperson showcases a product or the service, features, benefits, values to the potential customer. Simple बात है, sales demonstration क्या है? आप product को demonstrate कर रहे हो. Okay, you are telling about the product. Okay, so for example, I have a stapler over here. So I will tell about its uses, its features, and everything. I will tell it's like color. This is the color. This is a very beautiful color, very eye-catching. Okay, फिर मैं लिख दूँगी यहाँ पे इसका branding हुआ है. So you are understanding, ये होता है sales demonstration. Fine. The key technique used in personal selling, particularly for complex products, as it allows the customers to see the products in action. ठीक है, तो यहाँ पे कई पर्सनल सेलिंग भी आप करते हो. ठीक है, ज़रूरी नहीं है सेल्स डिमॉन्स्ट्रेशन एक बड़े से हॉल में आप कर रहे हो. नो, नॉट एट ऑल. आप एक्वागार्ड को ले लो, जो एक्वागार्ड की जो सर्विसेज करते हैं वो पर्सनल सेलिंग ही तो कर रहे हैं. घर पे डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो. ठीक है, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि लोग आते हैं, मीन्स लेडीज से बात करते हैं. बिकॉज सी, आप अगर किसी भी लेडी से बात करोगे कोई प्रोडक्ट को लेके, किचन वाले प्रोडक्ट को लेके, डेफिनेटली शी विल गेट इंटरेस्टेड. ओके, तो आप प्रोडक्ट अपना डिमॉन्स्ट्रेट करोगे. मे बी अगर आपने अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट किया, अच्छे सेल्स पर्सन आप, तो मे बी वो खरीद भी ले. तो ये होता है सेल्स डिमॉन्स्ट्रेशन. इफ यू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंसेस, पहले होता है इंगेजेस द कस्टमर फर्स्टली. ठीक है, मेक श्योर आप कोई भी प्रोडक्ट अपना डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, मेक श्योर यू इंगेज द कस्टमर इन द कन्वर्जेशन. ठीक है, आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, पता चले वो अपना फोन चला रहा है, तो आई डोंट थिंक सेल्स होगी वहाँ पे. बिल्ड्स प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग. मेक श्योर आप प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग कस्टमर के दिमाग में करो कि ये प्रोडक्ट सर बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा, आपने अगर अभी नहीं लिया तो उसका प्राइस और राइज कर जाएगा. ठीक है, देन एड्रेस कस्टमर पेन पॉइंट्स. फिर उनको बताओ कि सर आपके घर में तो ये है नहीं, ये तो होना चाहिए. हाँ, बाकी लोग के तो घर में है, आपकी कॉलोनी में 5 लोगों ने ले लिया. सो पेन पॉइंट्स थोड़े बताओ. बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी. मेक श्योर कि आप थोड़ा रिनाउंड लगो. एक ब्रांड, अगर आप ब्रांड को मेंशन करोगे तो एक ट्रस्ट बनता है कि अच्छा ये तो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, मे बी अच्छा ही होगा. बूस्ट सेल्स कन्वर्जन्स. मेक श्योर कि आप काफ़ी ढेर सारे कन्वर्जन्स करें. बस ये ना करें कि बस लीड्स बनते जा रहे हैं, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम देख के बताते हैं. वो देख के बताने वाला मीन्स she's not gonna purchase or he gonna not purchase. Okay, so this is known as the importance of sales demonstration. Now we come upon the challenges. पहला था टेक्निकल डिफिकल्टीज. कई बार क्या होता है कि एक प्रोडक्ट्स, टेक्निकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो कई बार वो नहीं चलते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे आपका डिमॉन्स्ट्रेशन खराब हो गया. ठीक है, ओवरलोडिंग कस्टमर विद इन्फॉर्मेशन. ये चीज़ कभी मत करना. उनको इतना ज़्यादा मत ओवरलोड कर दो इन्फॉर्मेशन से कि वो आउट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं पा रहे हैं, वो अपना कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे. ठीक है, आपने इतनी चीज़ें बता दी, फीचर बता दिए, उसके बेनिफिट बता दिए, उसका प्राइस, सब कुछ बता दिया. बताओ यूएसपीज बताओ. ठीक है, किसी ने नहीं बोला है कि उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करो, उसका कब बना, ये सब मेंशन, कभी ये सब मत करना. लैक ऑफ एंगेजमेंट. कई बार ये होता है, आई टोल्ड यू, कई लोग फ़ोन चलाने लगते हैं व्हेन यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रोडक्ट. नॉट टेलरिंग द डेमो. टेलरिंग का मतलब क्या होता है कि आप कस्टमर से भी तो बात करते रहो कि अच्छा सर आपके घर में ये प्रोडक्ट है पहले से, अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं सर, देखिए आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है. यू आर अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग टैक्टिक्स. ये ऐसे आपको सेल्स करनी होती है. ठीक है, नाउ वी कम अपॉन द टाइप्स ऑफ सेल्स डेमॉन्स्ट्रेशन. देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं लिखी जस्ट बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं लगी, बट ये डेफिनेटली 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, एंड दिस विल डेफिनेटली कम, या तो ये 10 में आ जाएगा. ठीक है, ये लिख लेना ज़रूर. पहला था इन पर्सन डेमॉन्स्ट्रेशन. ये होता है एक तरीके से आपका फिजिकल डेमो. ठीक है, इसमें क्या होता है, आप फिजिकली डेमो दे रहे हो. ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का. इसमें क्या होता है कि आप या तो कोई पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, वहाँ पे लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, ऑडियंस से. ठीक है, इन पर्सन. Next are the virtual demonstration. Here like you connect the customers virtually like over the video call, okay, over the web. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने वेब पे कनेक्ट कर लिया उनसे. ठीक है, कोई मीटिंग चल रही है, आप अपना प्रोडक्ट डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो. यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, यहाँ पे स्लाइड में आपकी पीपीटी चल रही है या आपका ये वर्चुअल डेमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है. ठीक है, सो यू आर टेलिंग अबाउट द प्रोडक्ट, ये इसका बेनिफिट है, ये इसका फीचर है. ठीक है, सो आप बता रहे हो. ओके, एंड हियर पीपल आर सिटिंग. ओके, सो यहाँ पे होता है आपका वर्चुअल डेमॉन्स्ट्रेशन. नेक्स्ट इज प्री रिकॉर्डेड डेमॉन्स्ट्रेशन. कई बार ये आपने मेकअप का मीन्स स्किन केयर ले लो. ठीक है, मेकअप क्या बोल रही हूँ, स्किन केयर ले लो. ठीक है, कई बार होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा उसका डेमॉन्स्ट्रेशन कहीं ना कहीं चलता रहता है. टीवी पे, मॉल्स पे जाओ, छोटे छोटे स्लाइड्स लगे रहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, डेमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है प्रोडक्ट का. ठीक है, तो वो सब क्या है, प्री रिकॉर्डेड है. उसमें उसके बेनिफिट्स भी लिख के आएंगे,
यूएसपीज भी लिख के आएंगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे से 2-3 यूएसपीज लिख दी छोटी छोटी, प्रोडक्ट के फीचर्स लिख दिए 2-3, हाँ, और फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा 2-3 लाइंस लिख दी कि बहुत अच्छा है, ठीक है, 99% लोग खरीद रहे हैं, भले कोई नहीं खरीद रहा। तो ये होता है प्री रिकॉर्डेड डेमोन्स्ट्रेशंस, ठीक है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो आपको इधर उधर दिख रहे हैं। इंटरैक्टिव और सेल्फ गाइडेड डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे कि कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आपको परचेज करना है, ठीक है, किसी भी कंपनी से, जैसे मैंने SaaS के बारे में पढ़ाया था ना एकदम स्टार्टिंग में, तो जैसे वो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ओके। तो उसमें क्या होता है कि आप एक तरीके से एक रिकॉर्डेड वीडियो होती है, बट उसमें कैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, हाउ टू यूज़, ओके, ये सारा चीज़ें प्रॉपरली इसमें सेल्फ गाइडेड डेमोन्स्ट्रेशन में होती है। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ क्लिक करना है, ओके। फिर आता है ट्रेड शो। सिंपली हम लोगों ने ट्रेड शो की बात भी की थी कि जैसे कि आपके कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो लॉन्च होना है, तो आप ट्रेड शोज में जाते हो ना, जहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस होती है, खूब ढेर सारे लोगों ने स्टॉल्स लगाए होते हैं, तो दैट इज नोन एज योर ट्रेड शो डेमोन्स्ट्रेशन, ओके। सो नाउ वी मूव फर्दर, दैट इज द सेल्स कॉन्फ्रेंस, ओके। Just a second. So now we will be talking about the sales conference. Okay. So sales conference क्या होता है? It is a formal gathering of sales professionals, company executives and sometimes customer or the partners. तो simple sales conference क्या होती है? एक conference होती है जिसमें एक प्रोफेशनल गैदरिंग होती है, जिसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं डिफरेंट सिटीज़ से, डिफरेंट कंट्रीज से, ओके। सो कुछ कोई ना कोई कंपनी कोई ना कोई सेल्स कॉन्फ्रेंस कराती रहती है, चाहे तो वो प्रोडक्ट लॉन्च के लिए कराए या कोई मीटिंग के लिए कराए, ठीक है। मेजरली सेल्स कॉन्फ्रेंसेस होती हैं एक तरीके से, कोई नया प्रोडक्ट कोई कंपनी लॉन्च कर रही है तो इसलिए होती है मेजरली, ठीक है। सो द पर्पस ऑफ द सेल्स कॉन्फ्रेंस इज टू डिस्कस स्ट्रैटेजीज, रिव्यू परफॉर्मेंस, शेयर इनसाइट्स, ट्रेन सेल्स टीम, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड बिल्ड मोटिवेशन अमंग द सेल्स पीपल। सिंपल बात है, ये इन सारी चीज़ों के लिए सेल्स कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, ओके। सो पर्पस क्या होता है सेल्स कॉन्फ्रेंसेस का? पहले जैसे हम लोगों ने इनमें बात कर ली है, बट यू कैन राइट द मेजर पॉइंट्स। मोटिवेशन एंड टीम बिल्डिंग, मेजरली कुछ नए जो न्यू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा मीन्स अचीवमेंट कर लिया वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो उनको अवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। सो वो मोटिवेट हो जाते हैं कि अच्छा हमें रिकॉग्निशन मिला है, हमें ऑल ओवर कंट्री मिला है, ऑल ओवर सिटीज़ मिला है, समझ रहे हो। सेल्स ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, कई सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं सेल्स कॉन्फ्रेंसेज में, मीन्स उधर भी बहुत सारे मीन्स एक्टिविटीज़ होती रहती है, ज़रूरी नहीं वो सेल्स कॉन्फ्रेंस वो करके चले गए, प्रॉपर एक पार्टी टाइप होता है जिसमें कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, आपको खाना भी खिलाया जाता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, फिर आपको छोटी सी किट भी मिलती है, तो ये होता है सेल्स कॉन्फ्रेंस। रिकॉग्निशन ऑफ अवार्ड्स, या दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड अपडेट्स, ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, ठीक है, जैसे आईफोन है, ठीक है, वो प्रोडक्ट आने से पहले भी एक सेल्स कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट आ रहा है इस तारीख को आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो एक सेल्स कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। सो फिर आता है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। सो लोगों को एक तरीके से बहुत सारे सेल्स वाले लोगों से मिलने का मौका मिलता है, किन से? सेल्स प्रोफेशनल से, कंपनी एग्जीक्यूटिव से, समटाइम्स कस्टमर्स और द पार्टनर्स। सो उनसे मिलने से क्या होता है कि आपका एक जो नेटवर्किंग होता है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही इंसान से कनेक्टेड रहे, आप अपना सेल्स कर रहे हो, चलो ठीक है, प्रॉफिट कमा रहे हो, बट एक नेटवर्क ज़रूरी है। आपने कितने लोगों से का नेटवर्क बनाया आपने इस फील्ड में रह के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेल्स टाइप्स। सो दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स एंड दिस ऑल्सो, ओके। इन शॉर्ट 10 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सेल्स कॉन्फ्रेंस वाला भी आपका, क्योंकि देखो सारी चीज़ें सेल्स रिलेटेड है, बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा याद करना होगा। इसका इंटरनल सेल्स कॉन्फ्रेंस होता है, उसका कैसा डेमोन्स्ट्रेशन के टाइप्स होते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, ओके। इंटरनल सेल्स कॉन्फ्रेंस क्या होती है? विद इन द कंपनी होती है, जो डिफरेंट सेल्स की मीटिंग्स होती रहती है ना आए दिन, तो वो होती हैं आपकी इंटरनल, ठीक है। ये सब डिस्कशन करते हैं कि हमारा जो गोल है कंपनी का कितना अचीव हुआ, ओके। स्पेशली ये सारी सेल्स कॉन्फ्रेंस कब होती हैं? या तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले, ठीक है, कि क्या हमने अचीव किया, ठीक है, और मेजरली होती तो है स्टार्टिंग में कि हमें ये हमारा गोल है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, एंड यू गाइज नीड टू फॉलो इट, यू गाइज नीड टू फुलफिल इट, ओके। ये होता है आपका इंटरनल सेल्स कॉन्फ्रेंस। फिर आता है इंडस्ट्री वाइड सेल्स कॉन्फ्रेंस, ये होता है इंडस्ट्री,
ठीक है। इंडस्ट्री मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के लोग आते हैं उस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। मीन्स क्या, चाहे तो वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ से जितने भी रिलेटेड लोग होंगे, ठीक है, डिफरेंट और इंडस्ट्रीज़ होंगी फार्मास्यूटिकल की, वो सारी आएंगी, ठीक है। इसमें आएंगे, फिर वो मीन्स कई लोग आके अपनी स्पीचेस देते हैं, वो उसको सुनते हैं, फिर वो अपना टारगेट बताते हैं, ये हमारा टारगेट था, ये हमारा गोल था अचीव करने का, कंपनी का इतना हमारी कंपनी ने इतने सालों में अचीव किया। तो ये सारी बातें आपकी इंडस्ट्री वाइड सेल्स में आती है। फिर आता है पार्टनर सेल्स कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पार्टनर्स से हम लोग मीन्स कोलैब करते हैं, ठीक है, उनके साथ हम लोग सेल्स कॉन्फ्रेंस करते हैं। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपका एक पर्टिकुलर बिजनेस आप अकेले चला रहे हो, ठीक है, यू नीड सम पार्टनर्स विद यू टू स्टार्ट दैट बिजनेस। इवन कई बार क्या होता है, किसी को कुछ स्टार्टअप शुरू करना है, अब वो काफ़ी रिनाउंड हो चुका है, ठीक है। अगर कोई शैम्पू की कोई ठीक है कंपनी है, ठीक है, तो उनको स्टार्ट करनी थी, तो वहाँ पे उन 4 दोस्त थे, उन्होंने मिलकर शुरू की, ठीक है। अब वो बहुत रिनाउंड हो गया है आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, मान लो 10 ईयर्स के बाद वो काफ़ी रिनाउंड हो गए, तो अब वो एक तरीके से थोड़े प्रोफेशनल में आएंगे ना, तो पार्टनर सेल्स कॉन्फ्रेंस कराएंगे, सारे पार्टनर्स इकट्ठा मिलके, उनके सेल्स टीम्स, उनके टीएल्स, उनके मैनेजर्स उस टीम के उस सेल कॉन्फ्रेंस के हिस्सा बनेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी पार्टनर सेल्स कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट इज कस्टमर और द क्लाइंट कॉन्फ्रेंस। ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए ये कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, जैसे कि किसी कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, लाइक ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोडक्ट, सो ही नीड द प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम देम, उनको और भी चीज़ें समझनी है अदर दैन द प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक होता है कस्टमर कॉन्फ्रेंस, भी एक तरीके से उनके साथ मीटिंग है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। टाइप्स इंटरनल, इंडस्ट्री, पार्टनर एंड द क्लाइंट वन। नाउ वी कम ऑन द चैलेंजेस। पहला था लॉजिस्टिक चैलेंजेस। बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है, टीम बुलाना, ठीक है, और आप खर्चा होता है बजट का, लॉजिस्टिक में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर इंगेजमेंट, क्या सारे लोग आएंगे उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हम लोग इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम लोगों ने इतनी बड़ी जगह हायर कर ली है, इतना रेंट दे दिया, उसका क्या इतने लोग आएंगे। बजट कॉन्स्ट्रेंट, एज आई टोल्ड यू, कई बार क्या दिक्कत होती है, बजट हमारा कई बार ऊपर चला जाता है, जितना हमने सोचा था इतना हमारा आएगा उससे ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है। देन आता है पोस्ट कॉन्फ्रेंस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपकी आती है चैलेंजेस में, ठीक है। आप तो डायरेक्टली इतना लिख दोगे तो काफ़ी आपको मार्क्स मिल जाएगा। मेक श्योर यू जस्ट डिफाइन इट। नाउ वी कम अपॉन प्रोस्पेक्टिंग। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? Prospecting is the process of identifying, reaching out to potential customers who may be interested as the company's product or services. Simple बात है, prospects कौन होते हैं? जो प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्टेड हो, सिंपल। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस, सिंपल। It is a critical part of the sales process because it helps fill the sales pipeline with the qualified leads that can ultimately convert into paying customers, ठीक है। सेल्स पाइपलाइन को फुलफिल करेंगे, वो आपके हो जाएंगे, ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। देखो क्या होता है, आपका पहले तो अपनी लीड बना दी, ठीक है, लीड आई, लीड को प्रोस्पेक्ट बनाना होता है, ठीक है, ठीक है, और प्रोस्पेक्ट को ही आपको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। मेक श्योर आप ये हर जगह फॉलो होता है, ठीक है। ये LPNC का रूल याद रखना, ठीक है, LCM नहीं है, ये LPC है, समझ लो। लीड जनरेट करना, प्रोस्पेक्ट बनाने लीड्स में से, ठीक है, जो इंटरेस्टेड हैं, और उनको कन्वर्ट करना। अभी इन्होंने परचेज नहीं किया है, प्रोस्पेक्ट हैं, मे इन द फ्यूचर दे कैन बाय द प्रोडक्ट, ओके, ये मतलब होता है इसका। बिल्ड्स द सेल्स पाइपलाइन, ठीक है। देन एक्सपैंड्स मार्केट रीच, स्पेशली जब ये इस टाइप के कस्टमर्स होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, तो ज़रूरी है कि ये शायद मे बी और लोग को इन्फॉर्म करें हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये मार्केट रीच बढ़ाते हैं। इंक्रीज सेल्स अपॉर्चुनिटीज़, ये लोग अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज करते हैं क्योंकि ये इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट में, ऑब्वियसली दे विल इंक्रीज द रीच एंड द सेल्स। हेल्थ सेल्स टीम फोकस ऑन क्वालिफाइड लीड्स, ठीक है, ये लीड की बात आ गई यहाँ पे, देख लीजिए। हेल्थ सेल्स टीम फोकस ऑन क्वालिफाइड लीड्स। क्वालिफाइड लीड्स कौन होती हैं? वही जो अच्छे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। लीड बनाइए आपने, उसको प्रोस्पेक्ट बनाओ और वो बनेगा आपका कस्टमर, ठीक है। ये आप सिंपल ऐसे छोटे छोटे चीज़ें फोकस करो ना कॉन्सेप्ट्स को, तो बहुत आसानी है, ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। नाउ वी कम अपॉन द टाइप्स। टाइप्स आपके इतने ढेर सारे हैं, डेफिनेटली 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। कोल्ड कॉलिंग, अब ये जो प्रोस्पेक्ट तो चलो बन गए हैं आपके, ठीक है, अभी इन्होंने परचेज तो आपसे किया नहीं है, दे माइट परचेज फ्रॉम यू, ओके। अब उनको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा?
तो कोल्ड कॉलिंग करो, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग कैसे करी जा सकती है। कोल्ड कॉलिंग मीन्स यू आर कॉलिंग सम ऑफ द कस्टमर्स, ओके सर वी हैड अ कन्वर्सेशन फ्यू डेज बैक, सो व्हेन यू आर गोइंग टू मेक द परचेज, ठीक है, कब आप पेमेंट करोगे, ठीक है, कोल्ड कॉलिंग करो। ईमेल प्रोस्पेक्टिंग, आप उनको ना ईमेल सेंड कर सकते हो कि या यू विजिटेड आवर स्टोर ऑन दैट डे, तो आपने ये कपड़े आपने पसंद किए थे, कब आप परचेज करें। मीन्स चलो कपड़ों का मतलब ज्वेलरी का आप ले लो, यू कैन सेंड देम लाइक ईमेल्स, okay. Social media prospecting, you can connect them through social medias like LinkedIn, Instagram, WhatsApp, okay, Facebook. So like there are a lot many social media platforms through which you can prospect the customers also. Even ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो आपके ऑलरेडी प्रोस्पेक्टेड कस्टमर जिन्होंने आपसे बात की है सिर्फ उनको कर रहे हो, नो, इट्स लाइक जैसे कि ईमेल मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिंग आप कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि किसी ने आपसे 6 months अगो दे परचेज ज्वेलरी फ्रॉम यू एंड यू आर अ मालाबार स्टोर, ओके। तो मालाबार स्टोर क्या करेगा, जब दिवाली आ रही होगी, से दिवाली आ रही है आपकी एंड ये आपका मंथ चल रहा है सितंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में चलो दिवाली है हमारी, तो ये लोग ईमेल ड्राफ्ट करना शुरू कर देंगे, ये हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये मे बी इस साल भी परचेज कर ले, ठीक है। मीन चलो उन्होंने पिछली दिवाली भी परचेज किया था, फिर 6 months अगो परचेज किया था एंड दे माइट परचेज नाउ ऑल्सो, ओके। तो ईमेल मार्केटिंग कर दो क्योंकि वो तो हमारे प्रोस्पेक्ट है ना, वो परचेज कर सकते क्योंकि उनके पास परचेजिंग पार्ट है। नेक्स्ट नेटवर्किंग, नेटवर्किंग आप कहीं से भी बना सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया हो, किसी भी थ्रू लाइक वेबसाइट्स एंड ऑल। रेफरल्स भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कई लोग रेफ़र कर देते हैं कंपनीज में, वही वाले रेफरल की बात हो रही है। जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग में भी यही होता है कि वो बता देते कि हाँ ये पर्टिकुलर कस्टमर्स हैं, ये इंटरेस्टेड हो सकते हैं प्रोडक्ट लेने में, ओके। फिर आता है आपका इनबाउंड प्रोस्पेक्टिंग, विद इन द कंपनी अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, दैट इज द इनबाउंड प्रोस्पेक्टिंग, ओके। सो आई होप दीज टाइप्स आर क्लियर टू यू, ओके। सो वी आर मूविंग फर्दर, दिस कम्स द ऑब्जेक्शनल हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, ठीक है, इट्स लाइक अ क्रूशल स्किल दैट हेल्प सेल्स पीपल एड्रेस पोटेंशियल कस्टमर कंसर्न्स, डाउट्स और हेजिटेशंस, अल्टीमेटली मूविंग द कन्वर्सेशन टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल क्लोज। ठीक है, क्या होता है, एक सेल्स पर्सन गया, ठीक है, उसने अपने प्रोडक्ट के बारे में डिमॉन्स्ट्रेशन करा, ये हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब आए क्वेश्चंस, ठीक है, अगर उसने प्रॉपरली सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए तो उसने ऑब्जेक्शनल हैंडलिंग कर ली, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेट करने गए, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, सबसे पहला मेन कॉन्सेप्ट। इफ यू डोंट हैव द प्रोडक्ट नॉलेज देन कोई भी आपसे परचेज नहीं करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मीन्स जो भी वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को लेके, आपको हमेशा क्लियर करने होंगे ऑब्जेक्शंस, ठीक है, उसको पॉजिटिव पॉइंट पे लाना है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अल्टीमेटली मूविंग द कन्वर्सेशन टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल क्लोज मीन्स आपको उस कस्टमर को, लीड को कन्वर्ट कर देनी है, ठीक है। आपने उसको प्रोस्पेक्ट तो बना ही दिया, उसने क्वेश्चंस कर लिए एंड उसको आप कन्वर्ट कर दो। इफेक्टिव ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैन बिल्ड ट्रस्ट, show empathy and clarify misunderstandings, helps customer feel confident about the decision to purchase. मेक श्योर कि आप कस्टमर को हैप्पी कराओ कि यस आपने काफ़ी अच्छा परचेज किया, अगर आज आप नहीं परचेज करते तो ये प्रोडक्ट और महंगा हो जाता, ठीक है। आप ऐसे टैक्टिक्स लगा सकते हो। सक्सेसफुल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन सेल्स इज नॉट अबाउट पुशिंग बैक but about understanding the prospect concerns, providing thoughtful tailored responses. Make sure आप सारे जो भी solutions provide करो वो टेलर्ड हो, मीन्स पर्सनलाइज्ड हो उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, ठीक है। सारी चीज़ें उनसे कनेक्टेड, सारी चीज़ें आप बातें करोगे ना तो कस्टमर ज़्यादा हो जाता है कि हाँ कन्विंस कि हाँ मुझे ले लेना चाहिए, ठीक है। हाउ टू हैंडल द सेल्स ऑब्जेक्शन इफेक्टिवली। सो इसके 7 पॉइंट्स हैं, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने पूरा कंटेंट लिख दिया, ठीक है, इसमें मुझे कुछ हटाने का मन नहीं किया। सो दिस कैन कम फॉर योर 10 मार्क्स। डायरेक्टली यही क्वेश्चन आएगा, हाउ टू हैंडल सेल्स ऑब्जेक्शन इफेक्टिवली। कैसे आप हैंडल करोगे, पहली बात लिसन केयरफुली, सिंपल बात है, पहली बात सुनो तो कस्टमर की। Often salespeople go eager to respond to an objection that they don't fully understand what the prospect is saying. Active listening ensure your grasp real concern. पहली बात उसकी बात सुनो, वो पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो हम पूरा एग्जांपल आपको एक्वागार्ड वाला समझाते हैं, ठीक है। ये आपका एक्वागार्ड है, ठीक है, माई ड्रॉइंग इज रियली बैड, ओके। सो हियर इज लाइक
this AquaGuard is written, okay, so this person is coming, okay, and he has demonstrated the product, okay. अब आया क्वेश्चन कि अब वो क्वेश्चन भी क्या करेगी यार डेमोन्स्ट्रेशन में कि अच्छा ये इसमें से पानी लीक तो नहीं करेगा, उसने ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है. फिर अवॉइड इंटरप्रेटिंग, लेट द पीपल, लेट द प्रोस्पेक्ट फुली एक्सप्लेन देयर कंसर्न्स, यूज वर्बल क्यूज, आई सी, आई अंडरस्टैंड, प्लीज टेल मी मोर, ठीक है. दिस हेल्प्स यू गैदर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन एंड शोज द कस्टमर दैट यू वैल्यू द ओपिनियन. मेक श्योर आप उनको खूब इज्जत दें, ठीक है, ठीक है. यू शो देम द रिस्पेक्ट, यू शो द एम्पैथी टू देम, ओके. आई अंडरस्टैंड, जैसे लिखा है, आई अंडरस्टैंड, आई सी, प्लीज टेल मी मोर. आपके जितने कंसर्न्स हैं आप बताओ हमें, ठीक है. एक्नॉलेज एंड एम्फसाइज, ठीक है. वैलिडेटिंग द प्रोस्पेक्ट फीलिंग बिल्ड्स ट्रस्ट. It shows that you are not just trying to sell something, but you are genuinely understanding their concern. Make sure आप बहुत अपनापन दिखाओ. हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपको ये प्रोडक्ट में आपको ये लग रहा है कि ये खराबी हो सकती है, ठीक है. हाँ, ये आप कंसर्न डाल सकते कि क्या अगर ये एक साल बाद खराब हो गया तो ये इनका कंसर्न है, ठीक है. आप उनकी बात सुन रहे इज्जत, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके. आई अंडरस्टैंड वाई दैट्स अ कंसर्न फॉर यू. आई हैव यूर सिमिलर फीडबैक फ्रॉम अदर्स, okay. How to apply it. Prospect feel heard and respected, making them more receptive for your response, ठीक है. आपने इज्जत दिखाई, आप ये भी बोलो हाँ कई लोगों ने मुझे ऐसा रिस्पॉन्स फीडबैक दिया है बट मैं आपको बताता हूँ. फिर बोलो ask clarifying questions. Sometimes the objection isn't clear or there might be a deeper understanding concern. Asking question helps you cover the real issue, ठीक है. Ask, could you explain what specifically you are concerned about, or can you tell me more about that's an issue for you. Result, you ensure you are addressing the current objection and not just giving a generic response, ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से आप क्लैरिफिकेशन मांगो, बस आपका यही कंसर्न है, आपको और कोई कंसर्न्स तो नहीं है प्रोडक्ट को लेके. एक बार आप देख लो, प्रोडक्ट चेक कर लो, ठीक है. नेक्स्ट, रीस्टेट द ऑब्जेक्शन. यहाँ पे ना जो ऑब्जेक्शन है वो एक बार खुद अपने मुंह से बोलोगे, यही ऑब्जेक्शन आपका. रिपीट द ऑब्जेक्शन इन योर ओन वर्ड्स, फर्म वर्ड्स, दैट्स यू हैव अंडरस्टूड द प्रोस्पेक्ट कंसर्न्स एंड अलाउ देम टू करेक्ट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग. कई बार क्या होता है ना, प्रोस्पेक्ट की बात हमें नहीं समझ आई और मिसअंडरस्टैंडिंग में हम उन्हें कुछ और एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर वो डील क्लोज नहीं होती है. तो एक तरीके से आप उनके सामने आप अपनी बात, अच्छा मैम आपका सिर्फ लीकेज का प्रॉब्लम था ना, सॉरी आपका वो 1 ईयर का वारंटी का प्रॉब्लम था ना. Say sometimes like yeah correctly your main concern is this isn't fine, okay. The prospect know you are on the same page and you will appreciate the attention to the details, ठीक है. तो वो खुश हो जाएगा कि इंसान की अच्छा हाँ यार इसने मेरी पूरी ऑब्जेक्शन ध्यान से सुनी. प्रोवाइड सोशल प्रूफ और डेटा, ठीक है. पीपल ट्रस्ट द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स स्पेशली इफ दे रिलेट टू देम. Providing a social proof or the data can help estimate them the doubts, ठीक है. फिर जितने भी डाउट्स आ रहे हैं तो वो प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगे ना उनके माइंड में कि अच्छा हाँ ये चीज़ तो इनके साथ भी हुई थी. तो एक तरीके से फीडबैक जो मिलता है ना लोगों के तरफ से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रूफ दे रहा है ना वो. मैम आपको 1 साल का वारंटी का इशू है ना, ये देखिए इन्होंने भी लिया था, इनको कुछ दिक्कत हुआ था इनके प्रोडक्ट में, हम लोगों ने तुरंत तो इनका प्रोडक्ट बदल दिया, ठीक है. सो यू ऑफर टैंजिबल प्रूफ ऑफ योर सोल्यूशन दैट ही हैज वर्कड अवेलिंग टू द फियर ऑफ मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, ठीक है. तो यहाँ पे आपने एक तरीके से प्रूफ दे दिया. नाउ कम्स अ ऑफर अ ट्रायल और रिस्क फ्री सोल्यूशन, ठीक है. अब ट्रायल की बात होगी. इफ अ प्रोस्पेक्ट इज हेजिटेंट बिकॉज दैट यू आर अनश्योर इफ योर सोल्यूशन विल वर्क फॉर them, offering a low risk or the risk free why to test it can remove that objection. तो एक सिंपली वो बोलेगा आपने इसको टेस्ट कर लो, ठीक है. आप इसको अपने घर में टेस्ट कर लो कुछ दिन के लिए, फिर आप बताना मेरे को, ठीक है. मतलब कुछ दिन तो नहीं होगा, मतलब एक तरीके से 30 days ट्रायल यहाँ पे वैसे बोल तो रहे हैं. ऑफर अ फ्री ट्रायल, मनी बैक गारंटी और द पायलट प्रोग्राम. हाँ आई नो इट्स अ बिग डिसीजन, सो अबाउट वी कैन गेट अप टू 30 days ट्रायल. वैसे 30 days तो कोई नहीं देता है, ओके. दिस वे यू कैन सी द बेनिफिट्स फर्स्ट हैंड विदाउट अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ठीक है. क्योंकि देखो एक तरीके से जो एक्वागार्ड है उसको आप काफ़ी टाइम के लिए तो लगाओगे ना, कम से कम 15-20 साल तो आप यूज़ करोगे ना एक एक्वागार्ड को. आई गेस 1 साल में कोई नहीं रिमूव करता है. सो 30 days ट्रायल आप ले लो, ठीक है, बिकॉज आपको काफ़ी स्पेंड भी करना होगा एंड यू कैन रिड्यूस द परसीव्ड रिस्क द बायर मेकिंग इट्स ईजियर टू से येस, ठीक है. फिर यूज द फील फेल्ट फाउंड टेक्निक.
अब ये क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन भी ना आपका 2 मार्क्स में आ सकता है, ये कौन सी टेक्निक होती है, ये कौन सी नई टेक्निक है, ठीक है। तो तभी आपको हर जो हेडिंग्स है ना उस पर फोकस करना है। तो वाइट वर्क्स, दिस इज अ क्लासिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक दैट यूज एम्पैथी and proof. It helps the prospect to see that their concerns is valid but not necessarily a deal breaker, ठीक है। तो यहाँ से एक तरीके से प्रोस्पेक्ट को ये लगेगा ना, हाँ जो उनका कंसर्न है वो वैलिड है, हाँ उनको डील वील कुछ ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, उनको परचेज करनी है, क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं कि आप फ्री ट्रायल कर सकते हैं, देन व्हाट्स द बिग थिंग। सो फील, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, like other customers have felt the same way, you found that the other outweighed the initial concern. Example, I understand how you feel about the cost. Other customers have felt the same way, but they found that the return on investment was a higher after started using their product. तो यहाँ पे आप ROI वाला टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला, कि आपने जितना एक्सपेंस किया यहाँ पे उससे ज़्यादा आपको ROI मिल रहा है, ठीक है। सो यू प्रोवाइड कम्फर्ट फॉर शोइंग दैट अदर्स हैव द सेम कंसर्न बट इट डिडंट स्टॉप देम फ्रॉम बेनिफिटिंग इन द एंड। सो एक तरीके से उन्होंने यूज़ किया वो प्रोडक्ट, उनको बेनिफिट मिला उस प्रोडक्ट से, ROI अच्छी निकली, सो यूज़ द फील फेल्ट फाउंड टेक्निक। ओके, सो दिस इज the end of this particular unit. So it was a very huge unit. Okay, so I hope everything is clear to you. If you have any doubts at such, you can just email me or you can DM me on my Instagram. So thank you so much for watching my videos, and please do like, share, comment and subscribe to my channel.